Hi dear friends, I Dharmendra Soni once again welcome you to my YouTube channel PDS Classes. Today in this video we are going to discuss the second part of the chapter Physical Features of India. Before moving forward, I request you to subscribe my channel and like and share my videos. In this video we are going to discuss the Northern Plain. Northern Plain will be discussed in two parts as Punjab, Ganga and Brahmaputra Plain, and second according to the variation in relief features. Then we will discuss the Peninsular Plateau. Western Ghat and Eastern Ghat will be discussed. Then we will discuss the Western and the Eastern Coastal Plain. At last, we will discuss the Indian desert and the island groups of India, that includes the Andaman and Nicobar group of islands as well as the Lakshadweep Islands. Let us first discuss about the Northern Plain of India. दोस्तों, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको ध्यान रखना है जब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे तो नॉर्दर्न प्लेन का कौन सा क्लासिफिकेशन आपको पूछा गया है। नॉर्दर्न प्लेन के हमें दो क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द रिवर सिस्टम। अगर ये आपको पूछा जाता है तो दी गई स्लाइड का आंसर लिखना है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए डिस्क्राइब द नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर और वेरिएशन ऑफ द रिलीफ फीचर, तो आपका जो आंसर होगा वह बिल्कुल ही अलग होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। So in this slide we are going to discuss the Northern Plain according to the river system, that is Indus, Ganga and Brahmaputra. तो पहले तो Northern Plain बने कैसे हैं, let us see. Northern Plain is made up of fertile alluvial soil. Dear friends, वह soil जो river deposit करे वह alluvial soil कहलाती है, and it is deposited by three river systems, that is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. तो इन तीनों नदियों के डिपोजिशनल वर्क से नॉर्दर्न प्लेन बना है। The second point says that it is 2,400 km long and its width is 240 km to 320 km. ये मिडल में से ब्रॉड है और जब दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट पर थोड़ा सा नैरो है। The third point says that due to continuous depositional work, gentle slope, the velocity of rivers is less and the riverine islands are formed. दोस्तों, ये पॉइंट कह रहा है कि जब रिवर अपने लोअर कोर्स की तरफ पहुंचने लगती है उस समय इनका स्लोप होता है वह बहुत कम हो जाता है। लैंड के इस स्लोप के कारण जो सेडिमेंट्स हैं वो नदियों में जमते जाते हैं और इन सेडिमेंट्स के कारण ही रिवर में छोटे छोटे आइलैंड बनते हैं एंड वी कॉल दीज आइलैंड्स एज रिवराइन आइलैंड। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कंट्री में माजुली नाम का एक आइलैंड है ब्रह्मपुत्र में। इट इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड आइलैंड्स। तो ये याद रखना है कि जेंटल स्लोप के कारण जब पानी की रफ्तार भी कम हो जाए तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं और रिवराइन आइलैंड्स भी बन जाते हैं। नाउ नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज पंजाब प्लेन। नाउ पंजाब प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर का जो पूरा सिस्टम है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है ये मिलकर पंजाब प्लेन बनाती है। इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो पाकिस्तान में है। पंजाब प्लेन के नाम से क्लियर है कि इंडिया में सिर्फ एक स्टेट ही मेन इसको कवर करता है और उसका नाम होगा पंजाब। C point says that this section is dominated in दोआब। दोस्तों, मैंने आपको दोआब की डेफिनेशन बताई थी कि वह एरिया जो दो रिवर सिस्टम के बीच में आए दैट इज नोन एज दोआब। तो यहाँ पर आपको दोआब के एरियाज देखने को मिलते हैं। सेकेंड स्लाइड में आप देख पाएंगे कि मैंने इन्हीं तीन पार्ट को एक मैप के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द गंगा प्लेन।
The Ganga Plain is located between the Ganga River and Teesta River. It covers Haryana, Delhi, UP, Bihar and the area up to West Bengal. The third part of this plain is Brahmaputra Plain and it lies to the east, especially in the Assam. Assam state में जो डिपोजिशनल वर्क है जहां पर एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट की है ब्रह्मपुत्र रिवर ने, वो एरिया ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाता है. नाउ लेट अस सी द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ अ मैप. दोस्तों, इस पार्ट में जहां पर एरो है आप देखेंगे कि जनरल फीचर दिए गए हैं नदर्न प्लेन के. फर्स्ट फीचर, इट इज मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल. सेकेंड, इट्स लेंथ इज 2400 किलोमीटर. ब्रेड्थ हो गई इसकी 240 to 300 किलोमीटर. ये इसकी क्या है, ब्रेड्थ है. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. तो इसके 3 पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा वो है पंजाब प्लेन. सेकेंड पार्ट जो गंगा रिवर के अकॉर्डिंग बना है वो गंगा प्लेन है. और थर्ड पार्ट जो ब्रह्मपुत्र रिवर की डिपोजिशनल एक्टिविटी के कारण बना है वह है ब्रह्मपुत्र प्लेन. तो ये इनके 3 पार्ट है. फर्स्ट आते हैं पंजाब प्लेन में. पंजाब प्लेन में आपको इंडस रिवर देखने को मिलेगी. इंडस रिवर और ये इसकी ट्रिब्यूटरी है सतलज. इसके बीच का लगभग जो एरिया है वह पंजाब प्लेन कहलाता है और यह पंजाब स्टेट को कवर करता है. तो आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पूरा होता है. देन वी कम टू गंगा रिवर. गंगा रिवर की लोकेशन मैंने आपको यहाँ दी है. गंगा रिवर और तीस्ता रिवर के बीच का एरिया, ये तीस्ता रिवर है, इसके बीच का जो एरिया है वह गंगा प्लेन का पार्ट कहलाता है. तो गंगा प्लेन में कौन कौन से स्टेट हो गए, यहाँ पर आपको हरियाणा मिलेगा, फिर आगे आए तो यूपी मिलेगा, बिहार मिलेगा और वेस्ट बंगाल मिलेगा. ये एरिया गंगा प्लेन में आते हैं. फिर हम आते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन में. ब्रह्मपुत्र प्लेन की जो मेन रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है और जो स्टेट है उसका नाम है आसाम. ये इसको कवर करता है. तो ये नदर्न प्लेन को मैप के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की है. आप चाहें तो स्लाइड के हिसाब से याद रखें. अगर आप मैप के हिसाब से और मैप एक्टिविटी के हिसाब से याद रखना चाहते हैं, आई थिंक दैट दिस स्लाइड विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू डियर फ्रेंड्स. नाउ वी डिस्कस नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर. जो पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था वह रिवर सिस्टम के हिसाब से पढ़ा था. अब हम नदर्न प्लेन के फीचर्स के बारे में बात करेंगे. दोस्तों, यहाँ पर एक बात जान लीजिए, प्लेन एरिया से लगभग हमारी यह सोच होती है कि उसमें स्लोप में किसी तरीके का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा या रिलीफ में टाइप ऑफ लैंड में किसी भी तरीके का चेंज हमें कभी नोटिस नहीं होता है. पर हमारी यह गलत फहमी है. प्लेन में भी रिलीफ फीचर अलग अलग होते हैं और ये टोटल 4 तरीके के रिलीफ फीचर फॉर्म करते हैं. इसलिए हम प्लेन को अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन रिलीफ फीचर भी डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज भाबर. भाबर क्या है? हिमालय का जब हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तो हिमालय की शिवालिक रेंज के पैरेलल अगर आप चलेंगे तो आपको पेबल्स के ऐसे टुकड़े देखने को मिलेंगे. ये राउंडेड स्टोन से इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है जो आगे चलकर एल्यूवियल सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है. इनकी जो एक रेंज है पैरेलल टू द शिवालिक रेंज, जिसकी जो ब्रेड्थ है वो अप्रॉक्स 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर है, वह एरिया भाबर कहलाता है. इस वेरिएशन को आप इस तरीके से समझिए, ये हिमाद्री, ये हिमाचल, ये शिवालिक. ये हो गया आपका HIMADRI, ये HIMACHAL हिमाचल. ये रेंज हो गई आपकी शिवालिक की. इससे जब हम नीचे आएंगे तो हमें एक पेबल का एरिया मिलेगा. ये हो गया आपका BHABAR भाबर. भाबर से जब नीचे उतरते हैं तो हमें जो एरिया मिलेगा वह तराई जोन कहलाता है. तराई के बाद में आप ये मानिए कि रिवर फ्लो हो रही है. रिवर फ्लो हो रही है तो रिवर का ये एरिया बांगर कहलाएगा जो रिवर से दूर है, और नीचे वाला जो पार्ट है वह खादर कहलाएगा.
तो ये वेरिएशन है इन द रिलीफ फीचर, इस हिसाब से आपको इसको याद करना है। सबसे पहले भाबर, तो सबसे पहले भाबर को याद कीजिए, फिर नंबर 2 पे आएगा तराई, नंबर 3 पे आएगा भांगर और नंबर 4 पे आएगा खादर। तो इन 4 चीजों को आपको याद रखना है सो दैट आप इस आंसर को आराम से याद रख सकें। एक चीज आपको और याद रखनी है दैट ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन दिस भाबर बेल्ट। एक्चुअली मैक्सिमम जो वाटर स्ट्रीम होते हैं वो अंडर द पेबल्स फ्लो होते हैं, तो वो हमारे को यहाँ पे इस एरिया में, भाबर एरिया में वाटर स्ट्रीम दिखाई नहीं देते हैं। जैसे ही हम आगे जाएंगे पेबल्स डिसअपीयर होंगे, तराई रीजन में ये अपीयर होंगे। नाउ द सेकेंड पार्ट इज तराई रीजन। ये सेकेंड पार्ट क्या कहता है, साउथ टू द भाबर। पहली बात ये हो गई, इट इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ भाबर। द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स री इमर्ज एंड दे क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। दोस्तों वेट का मतलब होता है गीला, स्वैम्पी और मार्शी का मतलब होता है दलदली एरिया क्रिएट करते हैं, जिसको तराई कहते हैं। जैसे ही आप भाबर से नीचे की तरफ उतरेंगे आपको तराई मिलेगा। तराई वेट होगा, मार्शी होगा और साथ में स्वैम्पी भी होगा। दिस एरिया वाज थिकली फॉरेस्टेड रीजन। नाउ इट हैज बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड and to settle the migrants, those who have come from Pakistan after the partition। दोस्तों अगर इस एरिया में आएंगे तो आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, तो ये तराई कहलाता है। नाउ द थर्ड पार्ट इज भांगर। भांगर क्या है, द एरिया ऑफ ओल्डर एलुवियल सॉइल इन नदर्न प्लेन इज कॉल्ड भांगर। दोस्तों ये आपकी रिवर फ्लो हो रही है, इस रिवर के आसपास जब फ्लड आता है तो नई सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, मगर वो ऊपर के एरिए जहां तक काफी लंबे समय से फ्लड का वाटर नहीं पहुंचा है, वहां की जो सॉइल है वह भांगर कहलाएगी। तो द एरिया ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल इन नदर्न प्लेन इज कॉल्ड भांगर। इट लाइज अबोव द फ्लड प्लेन। ये फ्लड प्लेन के ऊपर होती है, यानी हर साल नई डिपॉजिट नहीं होगी। ऑफ द रिवर्स इट प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। देखो यहाँ पे टेरेस लाइक हो गया, ये अपर पार्ट है और ये वाला लोअर पार्ट है। इट इज लेस फर्टाइल। इसमें आपको कंकर नोड्यूल देखने को मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। क्लास 10th में भी सेम टाइप ऑफ टॉपिक आपका रिपीट होगा। Now we talk about Khadar. Khadar is new alluvial soil. First thing, it is younger deposit है in the flood plain. It is called Khadar. It is renewed almost every year and it is so fertile. This is ideal for intensive agriculture. तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे ऊपर भाबर, फिर नीचे आए तो आपको भाबर से नीचे तराई देखने को मिलेगी। तराई से आप उतरकर जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको भांगर देखने को मिलेगा। भांगर से नीचे उतरते ही आपको खादर मिलेगा और खादर से नीचे की तरफ रिवर फ्लो होती है। तो ये रिलीफ फीचर में वेरिएशन है, इसके अकॉर्डिंग हमने नदर्न प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट टॉपिक। नाउ वी कम टू द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। This also forms a long answer type question, तो इसको भी आपको याद रखना है। और आपको इस टॉपिक को इजी से समझाने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वी विल डिस्कस द स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वी विल हैव मैप बेस्ड प्रेजेंटेशन। लेट अस हैव स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन। है क्या पेनिनसुलर प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो प्लेट है, जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, यह प्लेट सेपरेट होने के बाद में यूरेशिया से टकराई थी और हिमालय बना था। तो वो जो ट्रायंगुलर पार्ट है इंडिया का, वह गोंडवाना लैंड का है। इट इज अ टेबल लैंड विच इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स वो होती है जो लावा के ठंडे होने से बनती है, और अगर ये रॉक्स थोड़ी सी चेंज हो जाए वी कॉल देम मेटामॉर्फिक रॉक्स।
इट हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज है, कहीं कहीं आपको राउंडेड हिल्स देखने को मिलेगी। हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। द फर्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड द सेकेंड इज डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड की लोकेशन के बारे में अगर आपको पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है एंड इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसकी जो बाउंड्रीज है इट इज फॉर्म्ड बाय विंध्या रेंज इन द साउथ एंड द अरावलीज जो राजस्थान में है इन द नॉर्थ ईस्ट, ये इसकी बाउंड्री है। तो कुल मिला के 3 पार्ट इसकी बाउंड्री के रूप में एक्ट करेंगे। पहली बात ये नर्मदा के नॉर्थ में है, सेकंड इसकी जो साउथवर्ड बाउंड्री है वो विंध्या रेंज की है और नॉर्थ ईस्ट में इसकी बाउंड्री का काम करेगी अरावली हिल्स। इस रीजन की जो मेन रिवर्स है उनका नाम है द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड कैन रिवर। Central Highland is wider in the west and it is narrower in the east. The eastward extension of Central Highland is called Bundelkhand and Bagelkhand. फर्दर अगर आप ईस्ट में जाते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड का एक और पार्ट देखने को मिलेगा जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहते हैं। इस एरिया की जो मेन रिवर है वो दामोदर रिवर है। ये आपका अगेन 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा कि छोटा नागपुर रीजन की मेन रिवर का नाम बताओ, तो नाम है दामोदर रिवर। और अगर आपको सेंट्रल हाईलैंड्स की मेन रिवर पूछे तो वो आपको चंबल, सिंध, बेतवा और कैन के बारे में लिखना है। Now we come to Deccan Plateau. Deccan Plateau is triangular in shape. ये नर्मदा रिवर के साउथ में है। नर्मदा के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड मिलेगा और नर्मदा के साउथ में डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। इसकी जो बाउंड्री बनाती है वो बनाती है सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ, द महादेव, द मैकाल एंड द कैमूर हिल्स आर इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। ये हायर है वेस्ट में और ईस्ट में आए तो ये धीरे धीरे लोअर हो जाती है। ये लैंड के स्लोप को बताती है। दोस्तों वेस्ट से ईस्ट में जाते जाते जब स्लोप कम होगा तो ये रिवर की डायरेक्शन को भी डिसाइड करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गोदावरी, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर ये सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है। इसका एक कारण है कि डेक्कन प्लेट्यू का स्लोप है। नाउ जब आसाम की तरफ पहुंचेंगे आप तो आसाम के नीचे की तरफ आपको गारो, खासी और जैंतिया हिल्स मिलेगी जो इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन का भी काम करती है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मैप। फर्स्ट पार्ट की हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड। यह नर्मदा रिवर के ऊपर की तरफ, ये आपकी नर्मदा रिवर है, इसके नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू का मेजर पार्ट ये कवर कर रहा है। इसकी जो बाउंड्रीज बना रही है वो बना रही है अरावली रेंज। तो ये 3 पॉइंट तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि अरावली रेंज और सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा इसकी साउथवर्ड बाउंड्री बनाएंगे और अरावली रेंज इसकी नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री बनाने का काम करते हैं। जैसे ही आप इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की तरफ पहुंचेंगे तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। सेंट्रल प्लेट्यू को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह वेस्ट में ब्रॉड है जबकि ईस्ट में थोड़ा सा नैरो है। ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी रिवर्स के नाम आपको स्लाइड में दिए गए हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट दैट इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का जो शेप है वह ऑब्वियसली एक उल्टे ट्रायंगल की तरह है। नर्मदा रिवर के साउथ में है, तो नर्मदा रिवर के साउथ में ही है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट सतपुड़ा रेंज जो आपको इस मैप में रेड कलर से मार्क की गई है, ये इसकी सतपुड़ा रेंज इसकी बाउंड्री का काम करेगी। इसके पास में महादेव हिल्स और मैकाल हिल्स जो यहाँ दी गई है, दे आर इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अब जब आप इसके एक्सट्रीम ईस्ट में पहुंचेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तरफ आपको जी, के और जे लिखा हुआ मिलेगा। ये गारो, खासी और जैंतिया हिल्स है जो डेक्कन प्लेट्यू के ही एक्सटेंशन का काम करती है। तो आई होप दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी टॉक अबाउट द घाट्स। घाट आर द स्लोप्स ऑफ प्लेट्यू। अगर प्लेट्यू फ्लैट और टेबल लैंड है, इससे जब हम नीचे उतरते हैं
तो यह एरिया घाट का काम करेगा, जबकि ऊपर वाला पार्ट प्लेट्यू के रूप में जाना जाता था। तो ये मेन डिफरेंस है। तो इंडिया में भी आपको दो तरफ इसके स्लोप देखने को मिलेंगे। जो ईस्ट की तरफ है वो ईस्टर्न घाट है, जो वेस्ट की तरफ है उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। Let us see here. The first part says that the Western Ghats lies between the peninsular plateau and the Western Coastal Plain. मैप में देख सकते हैं आप वेस्टर्न घाट की लोकेशन। ये जो ट्रायंगुलर का पार्ट बन रहा है वह आपका डेक्कन प्लेट्यू है। इस डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू और यहाँ पर जो कोस्टल प्लेन देखने को मिलेगा, इनके बीच में इनकी लोकेशन है। They are higher than the Eastern Ghat. एवरेज हाइट आपको इनकी मिलेगी 900 मीटर टू 1600 मीटर अबोव द सी लेवल। दोस्तों मैप में देख सकते हैं कि साउथ में ये हायर है, जबकि नॉर्थ में ये लोअर है। They are regular and covered with evergreen forest. वेस्टर्न घाट पर रेनफॉल भी बढ़िया होती है। That's why the amount of forest and wildlife is quite good here. They help to bring orographic rainfall. दोस्तों orographic rainfall क्या होती है? जब क्लाउड्स मूव करते हैं और उनके बीच में कोई रिलीफ फीचर आ जाए और इन्हें आगे न बढ़ने दे, then the clouds are forced to give water. इस तरीके की जो रेनफॉल होती है वह orographic rainfall कहलाती है। तो हमारे इंडिया में भी जब मानसून आता है तो वेस्टर्न घाट बीच में खड़े हो जाते हैं कि भाई क्लाउड्स हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे, बशर्ते तुम थोड़ा सा पानी यहाँ पे बरसाओ। Such rainfall is called orographic और ये वेस्टर्न घाट में होती है। Now the height increases from north to south. फ्रेंड्स, ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि which is the highest peak of वेस्टर्न घाट। तो आपको इसका नाम याद रखना है, अनाई मुद्दी, और लोकेशन मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है मैप में। इस तरह इस जगह पर इसे मार्क करें। और अनाई मुद्दी की जो हाइट है इट इज 2695 मीटर above the sea level. Now we talk about the Eastern Ghat. Eastern Ghats obviously east की तरफ मिलेंगे। Location इनकी होगी that Eastern Ghats lies between the peninsular plateau and the Eastern Coastal Plain. इस ईस्टर्न घाट के पास में एक प्लेन एरिया है जिसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। उन दोनों के बीच में ईस्टर्न घाट्स हैं। इनकी जो लोकेशन है वो है महानदी वैली टू नीलगिरी। आपको मैप में भी ये 2 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। ये रिवर महानदी है और नीचे की तरफ नीलगिरी हिल्स है, यहाँ तक इनका एक्सटेंशन है। दे आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट। इनकी एवरेज हाइट है 600 मीटर अबोव द सी लेवल। दे आर डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है बीच बीच में से ये टूटे हुए हैं, और यह भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। दोस्तों, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, इन सभी का जो स्लोप है वो अल्टीमेटली ईस्टर्न घाट की तरफ है, एंड द फोर्स ऑफ द वाटर ब्रेक देम। दैट्स व्हाई द ईस्टर्न घाट्स आर डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसकी हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। मैप में आपको यह देखने को मिल जाएगी। मैप एक्टिविटी में इसको मार्क करने के लिए पूछा जाता है, एंड इट विल अगेन फॉर्म अ 1 मार्क क्वेश्चन। तो इसे याद रखें कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। एवरॉय हिल्स एंड जावादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। नाउ ईस्टर्न घाट इज फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन, और इस हिल स्टेशन का नाम है उदकमंडलम, लेकिन पॉपुलरली इसे हम ऊटी और कोडाई कनाल के नाम से भी जानते हैं। तो श्योरली विजिट दिस एरिया, इट इज अ रियली मेमोरेबल एक्सपीरियंस टू गो देयर। आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे अगर आप वहां पर जाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिलीफ फीचर, कोस्टल प्लेन। दोस्तों, वह प्लेन एरिया जो सी कोस्ट के पास सिचुएटेड हो, दैट इज नोन एज द कोस्टल प्लेन। सिंस इंडिया में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो याद रखिएगा। फर्स्ट, इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। ये इसकी लोकेशन के बारे में बताएगा। द सेकेंड पॉइंट सेज दैट इट इज नैरोवर। ये थोड़ा नैरो है।
इसके 3 पार्ट हैं, कोंकण जो मुंबई से गोवा तक है, सेकंड इज कन्नड़ प्लेन एंड द थर्ड इज मालाबार कोस्ट। इन तीनों को मैंने मैप में मार्क कर रखा है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार प्लेन को, तो इनको याद रखना है आप। नाउ वी टॉक अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपको मैप में ब्रॉडर दिख रहा होगा एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसके 2 पार्ट मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक महानदी रिवर से कृष्णा रिवर तक है जो नदन सिरकार कहलाता है, और कृष्णा रिवर के बेसिन से लगाकर अगर आप कन्याकुमारी तक जाते हैं तो वो पार्ट कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। सेकेंड थिंग है, ये वाइडर है बिकॉज बहुत सारी जो साउथ इंडियन रिवर है वो यहाँ पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिट कर चुकी है, दैट्स व्हाई इट इज ब्रॉडर। लेट अस सी द पॉइंट्स। The first point says that it lies between the Bay of Bengal and Eastern Ghat. Second, it is wider as it has been made by the deposition of alluvial soil by the rivers like Krishna, Kaveri and Godavari. 2 पार्ट इसके देखने को मिलेंगे, नदन सिरकार और कोरोमंडल कोस्ट। Now we talk about the most beautiful part of India, that is the Thar Desert. The Indian desert lies towards the western margin of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain. Undulating का मतलब होता है जो ज्यादा ऊबड़ खाबड़ न हो, which is covered with sand dunes. It is an undulating sandy plain which is covered with sand dunes. This area, Indian desert, यहाँ का क्लाइमेट भी बड़ा अजीब है, बहुत ज्यादा हॉट है और ड्राई है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, दैट इज 150 mm पर ईयर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में याद रखना चाहें तो इस एरिया में 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वह एरिड है। दोस्तों, एरिड का मतलब होता है जो हॉट हो और हॉट होने के साथ ड्राई हो, दैट इज नोन एज एरिड क्लाइमेट। It has low vegetation cover. यहाँ पर बबूल, कैक्टस, नागफनी, अकेशिया ये ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। Here streams appear during the rainy season. जब भी बारिश होती है तो छोटी छोटी धाराएं और स्मॉल चैनल्स चलने लग जाते हैं, लेकिन ये चैनल्स धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। तो डेजर्ट में ही इमर्ज हुए और डेजर्ट में ही डिसअपीयर हो गए। अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन डेजर्ट की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, देन यू हैव टू रिमेंबर लूनी रिवर इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। परचांस यहाँ पर आपको पिक्चर में एक क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून देखने को मिल रहा है। इन्हीं क्रेसेंट शेप सैंड ड्यून्स को हम बरचांस कहते हैं, ये इनका एक लोकल नेम है। ये सैंड ड्यून्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये विंड की एक्टिविटी के कारण फॉर्म होते हैं और इनका शेप चांद की तरह होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम बरचांस। इट इज वेरी फेमस एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कम हियर टू सी दीज ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स। Now we talk about the island groups of India. It is also one of the most important question. We are having 2 island groups. The Lakshadweep island group, ये आपको Arabian Sea में located मिलेगा, and the second one is the Andaman and Nicobar Islands. यह आपको Bay of Bengal में देखने को मिलेगा। इन दोनों की अपनी अपनी खासियत है। Let us discuss the feature of these 2 relief features. The Lakshadweep Island lie close to the Malabar coast of Kerala. केरला से लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जब आप स्टीमर से जाते हैं तो आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेंगे। This group of island is composed of small coral island. दोस्तों, कोरल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो शैलो वाटर में ग्रो होते हैं। वाटर शैलो हो, वाटर में किसी तरीके का मड न हो, मड फ्री वाटर में ग्रो होंगे और हजारों साल में ये आइलैंड की फॉर्म ले लेते हैं। ये कोरल आइलैंड्स कहलाते हैं। Earlier they were known as Lakshadweep,
मिनिकॉय एंड अमिनदीव। लेकिन 1973 में हमने इनका नाम लक्षद्वीप कर दिया। इनकी जो टोटल एरिया है वह 32 स्क्वायर किलोमीटर है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लक्षद्वीप की उसका नाम है कावारत्ती। इट विल अगेन फॉर्म योर 1 मार्क क्वेश्चन that which is the administrative headquarter of Lakshadweep. The answer is Kavaratti. यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है पीती। The पीती आइलैंड which is uninhabited, जहाँ पर कोई लोग न रह रहे हैं, वह एक बर्ड सेंचुरी को फॉर्म करता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है पीती आइलैंड। Now let us move to the Andaman and Nicobar Islands. They lie in the Bay of Bengal. They are bigger in size and they are more numerous and scattered. इसका मतलब ये बड़े हैं और काफी ज्यादा फैले हुए हैं। इनके नंबर है वो लक्षद्वीप आइलैंड से ज्यादा है। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain. दोस्तों इसको आप इस तरीके से समझिए, अगर ये ओशन का वाटर है तो इन आइलैंड्स का मेजर पोर्शन है वो माउंटेन की फॉर्म में अंडर द वाटर है और इसके ऊपर का पार्ट हमें आइलैंड की फॉर्म में विजिबल होता है। ये कहलाएगा आपका सबमरीन माउंटेन। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना। सिंस यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये एरिया इक्वेटर के पास है, गुड रेनफॉल भी रिसीव करता है। दैट्स व्हाई अ गुड वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन यू कैन फाइंड हियर। दिस आइलैंड्स एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब होता है हॉट तो है लेकिन साथ में ये रेनी भी है, ह्यूमिड भी है। दे हैव थिक फॉरेस्ट कवर। यहाँ पर अच्छे फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेंगे। इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि इंडिया का जो सिर्फ एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वो यहाँ के बैरन आइलैंड पर है और लोग इसको देखने के लिए भी आते हैं। दोस्तों एक चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। ये कैपिटल है अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की। तो ये भी याद रखें साथ में, और साथ में ये भी याद रखें कि इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो यहाँ के बैरन आइलैंड पर है। Now we talk about the importance of different physiographic division. दोस्तों इंडिया में आपको बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिली होगी। आपने माउंटेन के बारे में पढ़ा, आपने प्लेन के बारे में पढ़ा, आपने प्लेट्यू के बारे में भी पढ़ा, कोस्टल प्लेन्स एंड व्हाट नॉट वी हैव। लेकिन इन फिजियोग्राफिक डिवीजन का हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, लेट अस डिस्कस इट इन पॉइंट्स। It is clear that each region complements the other. हर रीजन दूसरे को सपोर्ट करता है and makes the country richer in its natural resources. Somewhere जैसे mountain में you find water, glaciers. Plain is good for agriculture. Plateau is good for minerals. हर physical feature एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। The mountains are the major source of water and forest wealth. All the perennial rivers जितनी भी है हमारी, उनमें जो वाटर आता है वह सिर्फ हिमालय से मिलता है and it is also good in forest cover. The northern plains are granaries of the country. Granary का मतलब होता है ये हमारे अनाज के गोडाउन से। हमारा जो ग्रेन का जितना भी प्रोडक्शन होता है स्पेशली व्हीट और राइस वो नदर्न प्लेन की वजह से होता है। तो दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन ऑल्सो। दुनिया में सबसे पहले अगर सेटलमेंट्स हुए और सिटीज सेटल हुई तो वह अलोंग द रिवर वैलीज हुई। तो नदर्न प्लेन भी कम नहीं है। Then we talk about plateau. The plateau is a storehouse of minerals. जी हाँ, अलग अलग मिनरल्स चाहे वो मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक हो वो आपको प्लेट्यू रीजन में मिलेंगे। स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यू which has played a crucial or important role in the industrialization of India. The coastal region and island groups provide site for fishing and activities. अगर आप इंडिया के दो कोस्टल प्लेन ईस्टर्न और वेस्टर्न में विजिट करते हैं या आइलैंड ग्रुप में जाते हैं then it is good for fishing and पोर्ट एक्टिविटीज।
पोर्ट एक्टिविटी का मतलब होता है बड़े बड़े शिप्स यहाँ पर अपने सामान को उतार सकते हैं और इंडिया से सामान ले जा सकते हैं। Thus, the diverse physical features of the land, they have immense future possibility of development. सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। Every physical feature is quite unique. इसका एक डिस्टिंग्विश रोल होता है। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इनके इम्पोर्टेंस को आपको लिखना है। Dear friends, I think you were able to understand the chapter. If you want to give some suggestion, please write them in the comment box. Thank you.